महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद अब उनकी जगह कौन लेगा, ये सवाल सबके जहन में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर अपना गुट बनाया था और वो बीजेपी और शिंदे के साथ मिलकर सत्ता में शामिल हो गए थे। अजीत पवार ने उसके बाद अपने साथ आए सभी विधायकों को संभालने का काम किया था, लेकिन जिस तरह से अजीत पवार ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, उसके बाद उनकी पार्टी का क्या होगा, उनकी जगह महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल बना हुआ है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि अजीत पवार के जाने के बाद उनकी राजनीति का वारिस कौन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे उनके परिवार से, कौन बन सकता है उनका राजनीतिक वारिस। अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भविष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सवाल भी केंद्र में है कि उनकी राजनीतिक विरासत किसके हाथ जाएगी। और इस खालीपन में सबसे पहले जिसका नाम आ रहा है वो है उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का। मौजूदा समय में वह राज्यसभा सांसद है और पार्टी के भीतर उन्हें एक स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। सुनेत्रा पवार लंबे समय से बारामती में सामाजिक गतिविधियों के जरिए सक्रिय रही हैं। बारामती वही इलाका जिसे पवार परिवार का राजनीतिक किला माना जाता है। हालांकि औपचारिक राजनीति में उनकी एंट्री काफी देरी से हुई। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखा और बारामती सीट से सुप्रिया सुले को चुनौती दी, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद ये चुनाव सुनेत्रा पवार के लिए पूरी तरह से निष्फल नहीं रहा। इस मुकाबले के बाद राज्य की राजनीति में उनकी एक अलग पहचान बन गई। अजीत पवार के समर्थकों का उनके प्रति भावनात्मक लगाव उनकी सबसे बड़ी पूंजी माना जाता है। इसी के साथ पवार परिवार की विरासत और बारामती से जुड़ाव उन्हें पार्टी के भीतर एक मजबूत चेहरा बनाता है। लोकसभा चुनाव के बाद अजीत पवार ने उन्हें राज्यसभा भेजा, जहां महायुति की उम्मीदवार के तौर पर वो निर्विरोध निर्वाचित होकर आई। हालांकि सुनेत्रा पवार की राजनीतिक राह आसान नहीं कही जा सकती है। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका अनुभव है। संगठन चलाने, राजनीतिक संकटों से निपटने या सरकार में स्वतंत्र भूमिका निभाने का उन्हें कोई भी प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं है। अब तक उनकी सियासी मौजूदगी मुख्यतः अजीत पवार की छाया में ही रही है। ऐसे में विभाजित और महत्वाकांक्षाओं से भरी एनसीपी को एकजुट रखना उनके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। दूसरी ओर अजीत पवार के दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार का नाम भी इस विरासत की चर्चा में आता है। जय पवार फिलहाल पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जबकि पार्थ को अजीत पवार ने राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्थ को मावल सीट से टिकट दिया गया था। उस वक्त एनसीपी एकजुट थी और उन्हें पवार परिवार की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधि के रूप में पेश किया गया था। लेकिन उस चुनाव में मिली हार ने पार्थ की राजनीतिक यात्रा की रफ्तार को एक तरह से धीमी कर दी। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। ना तो उन्होंने अपने क्षेत्र में संगठन खड़ा किया और ना ही कार्यकर्ताओं के साथ कोई स्थायी नेटवर्क तैयार किया। भले ही पवार उपनाम उन्हें राजनीतिक और प्रासंगिक बनाए रखता है, लेकिन चुनावी असफलता और लंबे समय से निष्क्रियता ने मौजूदा हालातों में उनके दावे को कमजोर कर दिया है। इसके बावजूद पार्टी के भविष्य की राजनीति को देखते हुए पार्थ में निवेश करने का विकल्प पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। पार्टी से कौन ले सकता है उनकी जगह और कौन है दावेदार, ये भी आपको बता देते हैं। अजीत पवार के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अगर किसी नेता को स्वाभाविक तौर पर नंबर 2 माना जाता है तो वो नाम किसी और का नहीं बल्कि प्रफुल्ल पटेल का ही रहा है। पार्टी के संस्थापक दौर से जुड़े पटेल एनसीपी के सबसे अनुभवी रणनीतिकारों में से एक गिने जाते हैं। केंद्र की राजनीति में उनकी पकड़ और दिल्ली के सत्ता गलियारों में उनकी स्वीकार्यता उन्हें शरद पवार का भरोसेमंद प्रतिनिधित्व बनाती रखी हुई है। लंबे समय से उनकी पहचान दिल्ली में शरद पवार के राजनीतिक मैसेंजर के रूप में बनी रही। हालांकि 2023 में एनसीपी के टूट के दौरान प्रफुल्ल पटेल ने अजीत पवार के खेमे का रुख कर दिया। यह फैसला केवल प्रतीकात्मक नहीं था, उनके साथ आने से अजीत पवार के गुट को न सिर्फ वैचारिक मजबूती मिली बल्कि ये संदेश भी गया कि पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता नए नेतृत्व के साथ खड़े हैं। संगठन के भीतर इस कदम को अजीत गुट के लिए वैधता और स्थायित्व के रूप में देखा गया।
प्रफुल्ल पटेल की सबसे बड़ी ताकत उनकी रणनीतिक समझ और दिल्ली की सत्ता से करीबी रिश्ते हैं। पार्टी के भीतर संकट के समय संतुलन साधने और बिखराव रोकने वाले नेताओं के रूप में उनकी छवि रही है, लेकिन यही उनकी सीमा भी बन जाती है। पटेल कभी भी जनाधार वाले नेता नहीं रहे। महाराष्ट्र की जमीनी राजनीति में उनका कोई भी स्वतंत्र चुनावी बेस नहीं है। वे हमेशा ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स या व्हाइट कॉलर राजनीति के करने वाले नेताओं के तौर पर देखे गए हैं। ऐसे में छगन भुजबल, सुनील तटकरे जैसे क्षेत्रीय ताकतवर नेताओं का उनके पीछे एकजुट होना स्वाभाविक नहीं माना जाता है। दूसरी तरफ सुनील तटकरे की राजनीति की जड़ें जमीन से जुड़ी हुई है। सहकार आंदोलन और स्थानीय निकाय की राजनीति से निकलकर उन्होंने राज्य स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। कोंकण क्षेत्र को एनसीपी का मजबूत किला बनाने में उनकी भूमिका अहम रही है। सरकार में रहते हुए उन्होंने जल संसाधन और ग्रामीण विकास जैसे प्रभावशाली विभागों की जिम्मेदारी संभाली है, जिससे प्रशासनिक अनुभव उनके पक्ष में जाता है। 2023 के पार्टी विभाजन में सुनील तटकरे ने खुलकर अजित पवार का साथ दिया था। इस राजनीतिक निवेश का उन्हें सीधा लाभ भी मिला। एनसीपी अजित पवार गुट की महाराष्ट्र इकाई की कमान भी उन्हें सौंप दी गई। संगठन अध्यक्ष होने के नाते जिला समितियों से लेकर कार्यकर्ता स्तर तक उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। हालांकि तटकरे की राजनीतिक ताकत भी उनकी सीमाओं में बंधी हुई है। संगठनात्मक रूप से वो प्रभावी है, लेकिन उनका प्रभाव मुख्य रूप से कोंकण क्षेत्र तक ही सिमटा हुआ है। अजित पवार जैसे राज्यव्यापी स्वीकार्यता और जन अपील उनके पास फिलहाल नहीं है। ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दौर में उनका नाम मजबूती से मौजूद तो है, लेकिन निर्विवाद नहीं है। इसके अलावा छगन भुजबल और धनंजय मुंडे को इस रेस में भी देखा जा रहा है। क्या शरद पवार के पास जाएगी एनसीपी? एनसीपी के असली जनक शरद पवार ही हैं। उन्होंने ही इस पार्टी को बनाया और अजित पवार को भी बड़ा करने का काम उन्होंने ही किया था। लेकिन बाद में अजित पवार अलग हो गए और उन्होंने अपना गुट बना लिया। हालांकि अब हालात ऐसे बन गए हैं कि पार्टी एक बार फिर से शरद पवार के नेतृत्व में जा सकती है। देखना जरूरी है कि अगर पार्टी शरद पवार के नेतृत्व में जाती है तो कौन कौन से नेता शरद पवार के साथ रहेंगे और कौन कौन से नेता अलग राह चुनने का काम करेंगे। तो इस तरह से जो अजित पवार हैं, उनके चले जाने के बाद उनके राजनीतिक विरासत के ये सारे दावेदार दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन होगा अजित पवार का असली राजनीतिक दावेदार या फिर असली जो विरासत का हकदार? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।